एडिशनल कंसिडरेशन मिला है, उसका क्या होगा? उसके लिए टीओएस क्या होगा? हाँ, अरे वाह, टीओएस क्या रहेगा इसके लिए? अरे वाह, जब पेमेंट हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है, टीओएस उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। वाउचर के केस में टीओएस क्या रहेगा? सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 या ब्रैकेट 4, ओके। क्या थोड़ा सा और ढंग से समझाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ, ओके। जिस दिन जिस दिन रिडीम करेंगे, है ना, जिस दिन एक्चुअल सप्लाई हो जाएगी, सामान दे देगा सामने वाला, उस दिन उसकी टीओएस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पड़े हो? हाँ, नहीं। गुड्स के केस में क्या था? या तो इनवॉइस डेट, या फिर जब उसको, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू डेट मतलब व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस, ठीक है। और कब उसे इनवॉइस बनाना होगा? अगर मूवमेंट है तो जैसे ही उसके गोडाउन से गुड्स बाहर निकले उस टाइम तक या उससे पहले उसको क्या बनाना है? इनवॉइस बनाना है। और अगर मूवमेंट नहीं है तो या तो जिस दिन मेड अवेलेबल कर दिया है, सामने वाले के लिए अवेलेबल कर दिया है गुड्स, या फिर जिस दिन उसको डिलीवरी दे दी है, उस दिन तक उसे क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो इतना तो क्लियर हो गया था। अच्छा, सर्विसेज के केस में क्या था मुझे बताओ। अनुज बताएगा, सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज में कौन सा सेक्शन क्या कहता है, टीओएस क्या रहेगा? हाँ हाँ, सर्विसेज के केस में क्या था, बताओ। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। बट इफ इनवॉइस इज इश्यूड आफ्टर 30 days, ठीक है, तो क्या लेंगे हम? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, उसमें हम इनवॉइस डेट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब विद इन 30 days अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जिसके लिए जितने दिन दिए गए हैं, किसी के लिए 45 दिन दिए गए हैं तो 45 दिन, ठीक है। अगर जितना टाइम दिया गया है उससे पहले पहले इनवॉइस नहीं बनाया तो जिस दिन आपने सर्विसेज दी वो डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से जो पहले होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। हमने 12 और 13 वहां पढ़ लिया था, ठीक है। 14 हमने कहा था पढ़ना नहीं है अभी। किसकी बात करता है कि अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो फिर कैसे टीओएस क्या रहेगा, है ना। हमें करना है सेक्शन 15। खुश हो जाओ वैसे, बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15, बोलते ही याद हो गया। कौन सा सेक्शन? 15। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें 15 का ब्रैकेट 1 भी है, 15 का ब्रैकेट 2 भी है, और 15 का ब्रैकेट 3 भी है। फिर भी अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ 3 ही है। वो अलग बात है कि इसमें फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है ना। इतने इसमें और हैं। और फिर भी याद करने में तो आसानी है ही। 15 का 1 2 3 और 2 में ए बी सी डी ई,
बस इतनी चीजें हमें पढ़नी है ना। तो 15 का जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 15 ब्रैकेट 1, वो क्या बोलता है कि देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब जैसे मैंने आपको सप्लाई करी, तो उसके बदले में आप मुझे जो पैसे दोगे वही तो हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी ना। क्लियर। जहां हम रिलेटेड पर्सन नहीं है, रिलेटेड पर्सन मतलब रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन कल बताया था ना। ठीक है। तो अगर वो नहीं है, मैंने आपको जो सप्लाई करी है, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू बेसिकली। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू, जो हम बहुत पहले से काफी टाइम उसको यूज कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या बनेगी। तो उसमें हम क्या क्या चीजें ले रहे थे, कॉस्ट ले रहे थे, उसमें प्रॉफिट जोड़ जाता है उसका, है ना। तो सेक्शन 15 का ब्रैकेट 1 तो यही बोलता है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सेल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है। क्या होगी वो, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही है। ठीक है। विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कहने का मतलब क्या, जो प्राइस हमने क्या करना है उस गुड्स या सर्विस या दोनों के लिए क्या करना है, पे करना है, वही क्या बन गई, हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू बन गई। ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अच्छा, 15 का ब्रैकेट 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया आपको ना इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। समझ गए, मतलब जब हम ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालेंगे तो उस ट्रांजेक्शन वैल्यू में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ये बोलता है 15 का 2। ठीक है। और 15 का ब्रैकेट 3 क्या, किसकी चीज की बात करता है, ये करता है डिस्काउंट की बात। किसकी बात करता है, डिस्काउंट की बात। कहता है कि भैया देखो, आपने डिस्काउंट दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर सप्लाई से पहले दे दिया है तो क्या होगा, और सप्लाई होने के बाद दिया है तो क्या होगा। ये सारी कहाँ बात होती है, यहाँ बात होती है। ठीक है। तो 15 का ये बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी बात करता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू। समझ आओगे ना राइटिंग ऐसे, ये बढ़िया करके लिखो। यहाँ पे तो वैसे ही लिखूंगा, नीचे जहाँ पे और लिखूंगा वहां पे बढ़िया लिखूंगा। ये क्या क्या बात करता है कि आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, और ये किसकी बात करता है, डिस्काउंट की बात करता है। तो कितने सेक्शन पढ़ने हैं हमें इसमें, एक ही सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 15। ठीक है। उसमें ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3। ब्रैकेट 2 में ए बी सी डी ई इतने पार्ट हमें और करने हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कम से कम 2 थे, 12 और 13। इसमें तो खाली एक ही है, 15। ठीक है। तो पहला समझ आ गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विस बोथ सेल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहां पर क्या है, प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है। मतलब उसके बदले में आपने क्या करना है, वही कंसिडरेशन देना है जो प्राइस है। ठीक है। और अब बात आते हैं 15 का ब्रैकेट 2, क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल इंक्लूड्स। ठीक है। सबसे पहला इसका ए पॉइंट देखो, सबसे पहले इसका ए पॉइंट देखो, पहले एक बार पढ़ते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ आपको समझ आया। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस levied under any law for the time being in force other than GST if charged separately by the supplier। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो, जैसे देखो कस्टम तो अभी भी है ना। अब सपोज करो हमने क्या बोला, आपने इंडिया से बाहर से माल खरीदा 1 लाख रुपए, आपने गुड्स क्या किए, इंपोर्ट किए, उनकी कितने क्या प्राइस है, 1 लाख। ठीक है। अब इस पे ना कस्टम ड्यूटी लगेगी, सपोज बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गई इस पे ₹10% है कस्टम ड्यूटी, कितने, 10,000 हो गई। तो वो कहता है जो ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगी ना, ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1,10,000। क्लियर। ठीक है। कहता है कोई और टैक्स जो भी हमारे देश में चल रहा, ठीक है, वो कोई भी टैक्स है, सेस है, कोई फी है, कुछ भी लगा है, आप उसे इंक्लूड करोगे सिर्फ किसके अलावा, जीएसटी के अलावा। ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। क्लियर हो गया। मतलब जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स अगर इंडिया में लग रहा है तो फिर पहले हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे वैल्यू में, फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है।
तो कोई भी और टैक्स लग रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे, तब जाके हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है वो। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि भैया देखो, आप कोई भी टैक्स लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, का मतलब क्या है, अभी फिलहाल में कोई उस टाइम पे कोई भी टैक्स चल रहा हो, कोई लग रहा हो, तो उसे आप क्या करोगे, वैल्यू में इंक्लूड करोगे। कोई डाउट? 15 का ब्रैकेट 2 का ए पॉइंट, इसमें कोई डाउट? मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल इंक्लूड एनी टैक्सेस, ठीक है, अदर देन जीएसटी। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट व्हिच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कुछ समझ आया? आना तो बोलो यार, नहीं आया तो मैं बताता हूँ क्या है, क्या कहना चाह रहा है। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम मेरा क्या कर लो, एक हाउस ये बना लो। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये मिस्टर ए है, इसको बोला मेरा क्या बना लो, घर बना लो। ठीक है, हमारी बात हुई, मैं तुम्हें कितने दूंगा, 5 लाख रुपए। कितने दूंगा? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आकाश ने क्या किया, आकाश का चलो आकाश ही मान लो इसको। ठीक है, इसने क्या किया, एक बंदा है आर नाम का, ठीक है, इस बंदे से कुछ काम करवाया, जो ये घर बन रहा है इसी के लिए इसने कुछ काम करवा दिया, इसे सपोज करो डेंटिंग पेंटिंग कुछ करवा दिया। ठीक है, अब आकाश ने क्या करना है, इसको पैसे देने हैं ना, आकाश ने इसको पैसे देने हैं। ठीक है, अब मैंने 5 लाख रुपए तो आकाश को दिए, सपोज इसके बन रहे थे 5,000 रुपए, या 50,000 मान लेते हैं यार, छोटी मोटी बातें नहीं करते। कितने बन रहे थे? 50,000 रुपए। अब ये 50,000 भी मैंने इसको दिए, ये 50,000 किसने दे दिए, मैंने इसको दे दिए। ठीक है, पहले मेरी कितने में बात हुई थी, 5 लाख रुपए में। तो 5 लाख रुपए तो मैंने आकाश को दिए, 50,000 मैंने इसको दे दिए आकाश के बिहाफ पे। ठीक है, तो मेरे लिए फिर क्या वैल्यू बन जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी, 5,50,000। ठीक है, यही वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी थी जो किसने पे करी है, इस बंदे ने पे किया। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है सर्विसेज की, ये कर रहा है। रिसिपिएंट कौन हो गया, यहाँ पर ये बंदा हो गया। ठीक है, ये मिस्टर पी है। ठीक है, ये रिसिपिएंट है। तो अगर रिसिपिएंट ने उसको क्या किया है, पे किया, जिसने सेट ऑफ किया उसे रेसिपिएंट ने पे किया है, तो फिर वो वैल्यू भी इसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, या तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि टोटल 5 दूंगा, उसमें से 4.5 तुझे दूंगा, 50 इसको दूंगा, तब तो सीधी बात थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हम पहले ही 5 मान रहे थे। ठीक है ना, पर इस केस में क्या हुआ, पहले 5 की बात हुई तो 5 इसको दे दिए, उसके अलावा अदर लाइबिलिटी कुछ आई थी जो इस बंदे ने डायरेक्टली इसको पे कर दी, किसके भी यहाँ पे पे कर दी, इसके। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को भी इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो देखो इसमें एक एग्जांपल देखो, कहता है कि सर्विस चार्जेस कितने हैं। देखो, समृद्धि एडवर्टाइजर conceptualized and designed the advertisement campaign for a new product launched by New Moon Private Limited for a consideration of rupees 5 lakh. समृद्धि एडवर्टाइजर और 20,000 to one of its vendor in relation to the advertisement services provided by it to the New Moon Private Limited. ठीक है, such liability of समृद्धि advertiser was discharged by the New Moon Private Limited. लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने का मतलब पे करना और खत्म करना उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि समृद्धि एडवर्टाइजमेंट ने क्या किया है, काम किया है किसके लिए, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड के लिए। समझ गए, उसका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था तो उसके लिए क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। कितने में बात हुई थी, कंसिडरेशन कितना था, 5 लाख रुपए। अच्छा, अब समृद्धि एडवर्टाइजर जो था उसने 20,000 रुपए किसके देने थे, अपने किसी वेंडर को 20,000 रुपए देने थे। ठीक है, इसी एडवर्टाइजमेंट के कुछ काम करवाया होगा उसने,
और जो ये लाइब्रेरी थी किसकी, समृद्धि की, जो उसने देने थे कितने, 20,000 रुपए, वो किसने डिस्चार्ज कर दिए, किसने पे कर दिए, न्यू मून ने ही पे कर दिए। ठीक है। अब पेमेंट डिले भी हुई है, ठीक है, और 15,000 रुपए किस चीज के मिले हैं, इंटरेस्ट के, और जीएसटी रेट कितना है, 18% है। अब मुझे बताओ इसमें इसको कैसे निकालें, इसके लिए बताओ ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या बनेगी। नीचे मत देखना, तुम्हें कसम, अरे मैंने बोला नीचे मत देखना, कम से कम क्वेश्चन तो देखो। नीचे मत देखने का मतलब है कि आंसर मत देखना। है कैसे, अच्छा 5,35 तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं समझ गया, तुमने बोला 5 लाख रुपए तो है किसके, उसके, 20,000 रुपए उसको दे दिए, और 15,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तुमने सही बोला, 5,35 ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, पर एक आम आदमी क्या इसको मानेगा, वो बोलेगा, मतलब नहीं मानेगा, सिर्फ एक चीज को नहीं मानेगा, ऊपर वाला तो उसके उसको भी मानना पड़ेगा। समझ गए, ये जो 15,000 रुपए इंटरेस्ट का आया है, तो सपोज तुमने मुझे 15,000 दिया, इंटरेस्ट का क्या दिया है, 15,000 दिया, तो मैं तो ये बोलूंगा ना कि भाई ये जो 15,000 है ना, इसी में टैक्स भी इंक्लूड है, इसी में टैक्स भी इंक्लूड है। तो मैं इसकी क्या निकालूंगा, इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है, और एक में टैक्स। ठीक है, तो मैं 15,000 को पहले बेसिक निकालूंगा, उसको टैक्सेबल मानूंगा। या तो ऐसा हो ना कि मैंने बोला भाई 15,000 तो इंटरेस्ट का है, और इस पे प्लस 18% जीएसटी लगेगा, तब तुम मुझे 15,000 प्लस टैक्स दोगे। अगर तुमने बोला भाई ये 15,000 ही है, टैक्स मानो कुछ भी मानो, जो भी है यही है, समझिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पहले बेसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगा के, तब ये 15,000 बनेगा ना। समझिए, इसमें फायदा भी है तुम्हारा, फायदा है ना, इसमें टैक्स कम बनेगा। निकालो जरा एक बार, कितना बन रहा 15,000 का, दोनों केस में निकालो ना, एक 15,000 प्लस टैक्स, फिर टैक्स कितना बन रहा है, और दूसरा 15,000 में ही टैक्स, फिर टैक्स कितना बन रहा है, कम तो बनेगा ही, पर कितना कम बन रहा है, कईयों को बेसिक वैल्यू निकालनी नहीं आएगी। 15,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, बेसिक वैल्यू निकल गई। हाँ हाँ, हाँ तो 15,000 में ही टैक्स है ना, 12,300 कुछ निकल रहा है ना, 12,300 कुछ निकल रहा है, 12,700 निकल रहा है। निकालो, कैसे निकाला, 15,000 डिवाइड बाई 118, क्योंकि ये कितना है, 118 है, हमें चाहिए कितने पे, 100 पे, तो कितना निकल रहा है, 18% टैक्स है ना, 12,700 कुछ निकल रहा है ना, तो हम किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, 12,712 के ऊपर। ठीक है, 12,712 के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया, ऑफकोर्स कम बनेगा, है ना, क्लियर। तो इसका मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है, 12,000 है, बाकी इसमें टैक्स का पार्ट है। ठीक है, तब जाके कितना बन गया, 15,000 बन गया। क्लियर हो गया, बी पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आ गया। मतलब अगर देखो मैंने तुमसे कोई काम कराया, मैं तुम्हारे तो पैसे देने ही है, हमारे डिसाइड हो गया, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और तुमने अगले से कोई काम कराया, जो काम मैंने बोला था उससे रिलेटेड कोई काम करवाया है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर क्या हुआ, मैंने 10 लाख तुम्हें दे दिए, लाख रुपए उसको दे दिए, तो मेरे लिए क्या बन गया, कितनी वैल्यू बन जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू 11 लाख बन जाएगी। ठीक है, और अगर पेमेंट मैंने लेट कर दी, तो फिर उसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट भी जोड़ देंगे। ठीक है, फिर आप मेरे से टोटल पे टैक्स लोगे। क्लियर, समझ में आया, बी पॉइंट समझ आया। ए पॉइंट क्या था, जीएसटी के अलावा कोई और भी टैक्सेस अगर इंडिया में चल रहे हैं, तो उनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तब आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल जाएगी। बी पॉइंट क्या था, अगर आपने कोई और लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज की है, तो उसको भी क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। अब सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट ये कहता है कि देखो सपोज करो मैंने आपको माल बेचना था, ठीक है, मैंने आपको माल बेचना था, मेरे सामान की कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है, आप लोग आए, आप लोगों ने बोला भाई देख, 1 लाख रुपए सामान की कीमत है, पहले मैं वजन करवाऊंगा,
ठीक है, आप लोगों ने धर्म कांटा का नाम सुना होगा, धर्म कांटा सुने कभी? नहीं ना। अब जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ये थोड़ी कि इसमें कितने किलो, 10 किलो, फिर डालो जी, फिर 10 किलो, ऐसे करके करेंगे। पहले खाली ट्रक का वजन कर लिया, फिर उसके बाद ट्रक को पूरा लोड कर लिया, फिर ट्रक को धर्म कांटे पे लेके और वजन कर लिया। जो डिफरेंस है वो किसका है? सामान का है ना। तो ऐसे करके बड़े बड़े ट्रक का वेट करते हैं ना, तो वो धर्म कांटा वाला क्या करेगा? चार्जेस लेगा ना। ठीक है, क्लियर। तो उसमें आपने क्या किया, अपने हिसाब से बोला भैया देखो, इसकी पैकिंग तुम्हारी ऐसी है, मुझे ऐसी पैकिंग चाहिए। ठीक है, तुमने बोला वेट करवाना है अलग से। ठीक है, तुमने बोला भाई मैं पहले प्रोडक्ट टेस्ट करवाऊंगा, अगर हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से सही निकला तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। मैंने टेस्ट करवाया, उसके भी पैसे लगेंगे ना, भाई कोई फ्री में तो नहीं लेगा। तो उसके कहने का मतलब है कि अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं, ऐसे कोई एक्सपेंसेस अगर हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उससे भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करना है। उसे भी क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करना। क्लियर हो गया? ओके, तो देखो एक बार जरा पढ़ो इसको। Incidental expenses including commission, packing, weighman charges, ठीक है, charged by the supplier to the recipient of the supply, and any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or services, or both at the time of or before the delivery of goods or supply of सर्विसेज। ठीक है, वही बात होगी, तुमने बोला भैया आप टेस्ट करवाएंगे पहले, उसके बाद सामान लेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसको। नहीं हुई नींद पूरी? है ना। तो ये भी पॉइंट समझ आया। वैसे इजी इजी से पॉइंट है ना, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? नहीं आया? आ गया? जोर से बोला करो, आ गया कि नहीं आया। आ गया? पक्का? वेरी गुड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलें कि नहीं चले? चले। वेरी गुड, घर में मत पढ़ना मगर। ठीक है, अगला कहता है डी पॉइंट। भैया देखो, इसकी बात तो कल भी हुई थी, तो हम पहले कल वाली बात करेंगे। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन और एनी सप्लाई। ठीक है, तो देखो वहां पे क्या कर रहे थे, टीएस निकाल रहे थे। सेक्शन कौन से में? 12 का, 12 का 6। जब उन्होंने कहा था गरीब आदमी का 2 पैसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो लिखा कहाँ है कि सप्लाई में ऐड करना है, सॉरी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करना है, वो यहाँ लिखा है। ठीक है, 15 का ब्रैकेट 2 और उसका क्लॉज डी। यहाँ लिखा है कि आपको इंटरेस्ट तो लेट फी आई है तो वो भी ऐड करना है। ठीक है, और कब ऐड करना है, कब उस पर टैक्स लगेगा, वो वहां लिखा था टाइम ऑफ सप्लाई में। ठीक है, वो हमें उसने बता ही दिया था कि कब ऐड करना है। तो क्या कहता है कि ABC Limited sold certain goods for rupees 10 lakh plus GST 2 lakh on credit, and payment was received by the company after 6 months, and the company has received interest 15,000. In this case, rupees 15,000 shall be considered to be the additional consideration, and GST is payable. कहने का मतलब 10 लाख रुपए का सामान बेचा था, 2 लाख रुपए GST लगाया था, फिर कंपनी ने पेमेंट दी 6 महीने बाद, हमने उस पर लगा दिया 15,000 का इंटरेस्ट, तो 15,000 के ऊपर क्या रहेगा, 15,000 में भी GST पेबल है। तो हमने कहा कि अगर 15,000 ही मिले हैं तो आप उसका कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। बात आप बोलोगे 12,000 में इसमें इंटरेस्ट है और बाकी पार्ट टैक्स का है, तो बाकी का पार्ट गवर्नमेंट को पे कर दोगे, है ना, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ और नहीं मिलना है ना। या तो आप उसको बोलो कि 15,000 इंटरेस्ट है प्लस टैक्स देना पड़ेगा, वैसा हो। समझ गए? या तो उसको क्या बोलो कि 15,000 इंटरेस्ट है प्लस क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? इतना समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो दो चीजें हो सकती हैं, इसमें आपको निकालना पड़ेगा, मतलब आपको जिसमें सही लगे। अगर ये है, आपने इसको क्या किया है, मिस्टर ए है, इसको आपने सामान बेचा था, इसने लेट पेमेंट की, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो होगा इंटरेस्ट है 15,000, आपने इसको बोला भाई इंटरेस्ट है 15,000 प्लस इस पे तुझे 18% टैक्स और देना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है,
या तो ये केस हो सकता है, तब 15,000 प्लस आप 18% करोगे। दूसरे में इसने बोला भाई ये 15,000 है और इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे टैक्स तो मिला ही नहीं, खाली पैसा मिले हैं। गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा 15 मिले हैं ना, इसमें 12,712 तुम्हारा इंटरेस्ट है, बाकी हमारा है, चुपचाप निकाल। समझ गए? तो आप ऐसे तो करोगे नहीं कि उसने बोला कि भाई 15,000 ही है जो भी है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे इसके ऊपर प्लस 18% अलग से लगा के फिर गवर्नमेंट को दोगे। इसी में करना पड़ेगा ना हमें। समझ गए? मतलब जो भी है घर में थोड़ा बहुत उसी में गुजारा करना पड़ेगा, है ना। 15,000 है तो 15,000 में गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। 15,000 का 18% निकालोगे, ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना। क्लियर? और दूसरी बात ये भी है कि आपको इसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं, तो आप उसके नाम पे खड़ा कैसे कर लोगे पैसा, है ना। भाई आपने किया 15,000 प्लस टैक्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सामने वाले का अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे उस केस में, अगर जनरल एंट्री बनानी हो जैसे तो। भाई एक तरह की सेल ही है ये भी, सेल मानो, वैसे तो ट्रीटमेंट होगा इसका। तो मैं उसका अकाउंट अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे ना। भाई एक अकाउंट डेबिट करोगे, हम डेबिट कितने से कर सकते हैं मैक्सिमम, 15,000 से ही तो कर सकते हैं, या 15,000 ही आएगा उससे। अगर 15,000 पर टैक्स लगा लोगे तो 15,000 प्लस टैक्स जितना भी बनेगा आपको यहाँ पे वो करना पड़ेगा डेबिट, पर आएंगे उससे कितने, खाली 15,000 रुपए, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट 15 से करेंगे और क्रेडिट करेंगे इसको, जीएसटी, और फिर क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आया कि नहीं आया, बताओ, समझ आया कि नहीं आया, सारे पॉइंट समझ आ गए। अच्छा अब आते हैं, देखो अब अगला क्या कह रहा है, अगला बात कर रहा है सब्सिडी की। ठीक है, ये पॉइंट किसकी बात कर रहा है, सब्सिडी की। अब हमने क्या कहा, हमने किसी इंस्टीट्यूशन को कहा कि भाई देखो आप जो है ना गरीब बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, आप किसको पढ़ाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। अगर उनकी फीस है 1 लाख रुपए, तो हम 80,000 रुपये हम देंगे, 60,000 रुपये हम देंगे, 50,000 हम देंगे, कुछ भी देंगे, ठीक है। आप उनसे खाली कितना चार्ज करना, 50,000 रुपये, ठीक है, 50 हम देंगे, 50 वो देंगे। हमने क्या कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बोल दिया, किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ, वो सामने स्टूडेंट से कितना लेगा, 50,000 रुपये। तो ये सेक्शन कह रहा है कि बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है देखो भाई साहब, अगर ऐसी कोई भी सब्सिडी आती है ना, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, अगर वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तब तो वो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा। सपोज करो 1 लाख की कितनी थी फीस थी, 50,000 रुपए दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई सब्सिडी है, और 50,000 रुपए वो किससे लेंगे, स्टूडेंट से लेंगे। तो वो टैक्स कितने पे लेंगे, खाली 50,000 पे, जो उससे, जो स्टूडेंट से ले रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है वो एग्जाम है। पर अगर गवर्नमेंट कहती है भाई साहब देखो ऐसा है, अगर जो आपको सब्सिडी मिल रही है, जो आप सब्सिडी दे रहा है, वो गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है, तो आपको वो भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब टैक्स कितने पे लगेगा, 1 लाख रुपए पे लगेगा। ठीक है, अगर सब्सिडी कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई भी दे रही है तो वो ऐड होगा। समझ गए? एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, पढ़ो जरा। A philanthropic association makes an substantial donation each year to a reputed private management institution to subsidize the education of low-income group students who have gained admission there. The fee for these individuals is reduced, thereby coming to 3 lakh a year compared to 5 lakh a year. ठीक है, for other students. What would be the taxable value of the service of coaching and the instruction provided by the institution? ठीक है, कहने का मतलब है कि बाकी बच्चों के लिए 5 लाख रुपए है, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कितनी है, 3 लाख रुपए है। एक किसने किया है इसको, एक परोपकारी, है ना, फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशन, मतलब कोई परोपकारी एसोसिएशन है जिसने क्या किया है, ये 2 लाख रुपए की क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। अब वो कह रहा है भैया बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा।
तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स कितने पे लगेगा, 5 लाख पे ही लगेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट नहीं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जैसे इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो सारे, उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूशन जितने होने चाहिए थे सारे एग्जाम होना चाहिए था ना, पर नहीं है ना, मतलब खाली कुछ कुछ है वो एग्जामेशन में पड़ेंगे। हाँ बाकी अगर आप वो करते हो, क्या करते हो, जैसे डांस सीखते हो, गाना बजाना सीखते हो, ऐसे काम करते हो, तो वो एग्जाम है। गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि रील्स बनाओ, है ना, वीडियो बनाओ, उसके लिए सीखो, नाचो गाओ, कहाँ तुम्हें पढ़ाई के चक्कर में पड़े हो। अब ऐसा मतलब इससे तो यही लग रहा है जिस चीज को एग्जिट किया मतलब उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिस पे टैक्स लगाया मतलब उसको नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कहाँ तुम पढ़ाई के चक्कर में पड़े हो, जाओ रील्स बनाओ, पहले नाचना सीखो, गाना सीखो, है ना। तो यहाँ तक ये पॉइंट तुम्हारे क्लियर हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ, है 15 का ब्रैकेट 1 और 15 का ब्रैकेट 2, 15 का ब्रैकेट 1 और ब्रैकेट 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है। चलो एक बार पढ़ो पहले, ठीक है, यहाँ तक पढ़ो, उसके बाद एक बार डाउट पूछो, फिर हम ब्रैकेट 3 के बारे में सोचेंगे। इसके बारे में सोचेंगे, ब्रैकेट 3 के बारे में सोचेंगे। पढ़ो जरा, एक बार वैसे ही रिवाइज करें, ठीक है। क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, अगर कोई सेस लग रहा है, कोई फाइन लग रहा है, कोई फी लग रही है, कोई टैक्स लग रहा है जीएसटी के अलावा, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला, अगर आपने, मैंने तुम्हें ठेका दिया भाई 5 लाख रुपए का, ठीक है, तुमने कोई काम करवा दिया, 1000 रुपए तुमने इसके भी देने हैं, तो मैंने वो 1000 रुपए इसको भी दे दिए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, सप्लाई में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, तो उसके हमें टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा क्या था, कोई एक्सपेंसेस, आपने बोला हम ये स्पेशल काम करेंगे, तब आपसे माल लेंगे, तो जो अगर सप्लायर ने कुछ काम किया है डिलीवरी देने से पहले काम करवा दे उस पे, तो वो भी उसे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा था इंटरेस्ट, अगर एडिशनल कंसिडरेशन की जिसकी हमने कल भी बात की थी प्रीवियस में, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सब्सिडी कौन सी वाली नहीं ऐड होगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है तो वो ऐड नहीं होगी, और अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, एनजीओ वगैरह किसी ने भी दिया है, तो वो ऐड होगी, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो 15 का ब्रैकेट, सेक्शन 15 का ब्रैकेट 3, ठीक है, डिस्काउंट व्हाइल कंप्यूटिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट व्हाइल कंप्यूटिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू। देखो ऐसा होता है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, डिफॉल्ट तो हो ही नहीं सकता ना, या तो मैं लिखता हूँ एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और ये आप क्या करोगे, इनवॉइस में ही क्या कर दोगे, डिस्काउंट डाल दोगे, ठीक है, सप्लाई के टाइम पे डालेंगे तो इनवॉइस के उसमें ही, इनवॉइस में ही डिस्काउंट डाल देंगे, जैसा आप बिल बनाते हो तो उसमें डिस्काउंट काट देते हो ना। एक तो वो वाला हो गया, एट द टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब जिस टाइम हम गुड्स बेच रहे हैं उसी टाइम हमने डिस्काउंट दे दिया, और बिल में ही उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, समझ गए। एक तो केस ये बनेगा, और एक हो सकता है आफ्टर सप्लाई, आफ्टर सप्लाई दो केस बन सकते हैं। क्या क्या बनेगा, एक तो आपने उसी टाइम, जिस टाइम आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, आपने उसी टाइम डिस्काउंट दे दिया और बिल में डिस्काउंट काट दिया, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा कहता है आफ्टर सप्लाई, देखो इसको तो बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, अलाउड, ठीक है, ये तो क्या है, अलाउड है भाई, करो खुल के डिस्काउंट दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आफ्टर सप्लाई में वैसे दो चीजें आती हैं,
क्या आती हैं? दो चीजें आती हैं। एक केस जिसमें कहता है कि नॉट अलाउड, ठीक है, और एक केस जिसमें कहता है अलाउड, ठीक है। कब कहता है? एक तो आपका पहले से कोई एग्रीमेंट बना हो, आपका क्या बना हो, आपका पहले से ही एग्रीमेंट बना हो कि भाई हम जो है बाद में इतना डिस्काउंट देंगे, क्या डिस्काउंट मिलेगा, जो भी है वो ऐसा आपका कोई एग्रीमेंट बना हो। और दूसरा क्या कहता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जिसने आईटीसी लिया है उसे आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इतने उतने पार्ट पे, ठीक है। जितना, सपोज करो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, ठीक है, उस पर 5,000 रुपए टैक्स लग गया, मतलब ये डिस्काउंट देने के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और 5,000 रुपए इस पे टैक्स लग गया, इस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, समझ गए। अब यहाँ क्या हुआ, ये वैल्यू बनी, उसके बाद यहाँ हमने डिस्काउंट दे दिया बाद में 50,000। कितना डिस्काउंट दे दिया? 50,000 रुपए। माना ये हमारे पहले से ही डिसाइड एग्रीमेंट बना हुआ है, हाँ जी, ओके बना हुआ है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, इसने तो कितने का आईटीसी ले लिया, पूरे 5,000 का, ठीक है। और पेमेंट कितने की करेगा? 50,000 रुपए की। मतलब इसने कितना डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट दे दिया एक हिसाब से, ठीक है। तो वो पेमेंट किस हिसाब से करेगा, 50,000 प्लस 2500, 52,500 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगा ना। तो उसने कितना आईटीसी के लिए पेमेंट किया, 2500 के लिए, तो बाकी जो 2500 है वो उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और ये जो बंदा है भाई, देखो सामने वाले ने तो रिवर्स कर दिया, और मैंने तो गवर्नमेंट को कितना किया, पे करना था, 5,000 रुपये पे करना था। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप एक काम करो, आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में से माइनस कर लो, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, अपने आउटपुट टैक्स में से कम कर लेगा, और ये अपने आईटीसी में से कम कर लेगा। मतलब आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्काउंट कब मिलेगा, सप्लाई के बाद, जब पहले से आपका कोई एग्रीमेंट बना हो, ठीक है, कोई एग्रीमेंट हो जिसमें मेंशन हो कि डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज ये अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट कहती है। बाकी हमें तो कम ही देखे हैं देखिए एग्रीमेंट बने हो, तो डिस्काउंट तो सारी दुनिया डाल रही है, ठीक है। तो आगे एक बार इसको रीड करो, आप रीड करो थोड़ा सा, आपको क्या पता समझ आ जाए। अच्छा, जीएसटी में क्या है, हमने क्या कहा था, रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करेक्शन कैसे करनी पड़ेगी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ही बनाने पड़ेंगी, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपका माल वापसी आ रहा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बताओ। अगर आपका माल वापसी आ रहा है तो आप क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट बनाओगे, डेबिट नोट बनाओगे, कौन बताएगा? क्रेडिट नोट बनेगा सीधे, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट, सामने वाला क्या बनाएगा, डेबिट नोट, ठीक है। तो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट ही बनाओगे, ऐसा नहीं कि पुराना बिल क्या उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ही बनाने पड़ेंगे। तो एक बार जरा रीड करो इसको, फिर बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसमें। इतना समझ आया, कोई डाउट है इसमें? पढ़ाई में क्या डाउट है? अच्छा, पढ़ा, कोई डाउट है वैसे, बताओ।
नहीं है कोई डाउट? जब आप सपोज करो आपने इनवॉइस पहले ही बना दिया और गुड्स आपने 2 दिन बाद भेजे, और हम तो उससे क्या, मैंने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, है ना? इनवॉइस तो दोगे तभी दोगे ना जब सामान दे रहा हूँ। अगर आपने पहले बना दिया तो तभी चलेगा, तो उससे आगे लिखा है ना इनवॉइस में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो ऐसा नहीं बाद में बना रहे हैं, अच्छा डिस्काउंट देना चलेगा एग्रीमेंट बना लेते हैं, वो पहले बनाना पड़ेगा एग्रीमेंट, सप्लाई से पहले। ठीक है, वरना तो वैसे तो मैंने कम ही देखे हैं एग्रीमेंट बने हुए, लोग डिस्काउंट सारी दुनिया डाल दी। ठीक है, नीचे एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, क्या कहता है, टीसीएस के लिए ना, द सीबीआईसी वाइड सर्कुलर नंबर जीएसटी डेटेड 13/12/18 अमेंडेड वाइड, एक लिखा है इसमें कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का होता क्या होता है कि जैसे कोई पहले कोई चीज थी उसको सुधार के अगर कोई चीज ला रहे तो कोरिजेंडम। ठीक है, रेटेड दिस, मतलब कहने का मतलब है अगर टीसीएस लगा है तो उसको आप ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर क्या बोला था कि कोई और भी टैक्स है तो उसे भी ऐड करो, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई सबसे मत टीसीएस मत करना। ठीक है, क्लियर? ओके, इसीलिए आपने देखा होगा जब हम किसी बिल में टीसीएस चार्ज करते हैं तो वो लास्ट में चार्ज करते हैं, ना कि जीएसटी से पहले चार्ज करते हैं। देखा क्यों करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्लेरिफाई किया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहता है, जनरली फॉलोइंग टू ट्रांजेक्शन ऑप्शंस इन्वॉल्विंग ईएमआई आर प्रेवलेंट इन द ट्रेड। प्रेवलेंट मतलब जो प्रचलित है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें वो कहना चाह रहा है, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद एक बार रीड करना। ठीक है, आपको ज्यादा से जल्दी समझ आ जाएगा। ये है मिस्टर राणा, मिस्टर दीपराज राणा। ठीक है, इन्हें लेना है एक मोबाइल, इन्हें क्या लेना है? मोबाइल। अब हमारे पास एक ही बैंक है, हमारा मिनी बैंक। ये है मिस्टर दीपराज, जो हर बात पे कहते हैं उधार ले ले और पार्टी दे दे, उधार ले ले और पार्टी दे दे, है ना? मेरे से आज उधार ले ले, कल पैसे दे दियो और आज मुझे पार्टी दे दे, यही बोलते हैं। ठीक है, तो दीपराज राणा ने मोबाइल लेना है और ये बंदा गलती से मोबाइल बेचता है। ठीक है ना? अब इसने बोला कि मोबाइल की कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपए। कितनी है? 40,000 रुपए। राणा ने बोला भाई पैसे तो नहीं है। इसने बोला एक काम कर, तू ना 11,000 रुपए पर मंथ मुझे देता रहे। 11,000 रुपए पर मंथ दियो, पर लेट हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और लगाऊंगा, वो तो पार्ट में ऐड हो गई होगा। ठीक है, ये तो कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसने बोला 11,000 रुपए पर मंथ मुझे देता रहिए, ईएमआई का ऑप्शन दे दिया। अब टोटल कितना मिल रहा है? 44,000, मतलब 4 महीने के लिए है ये। तो कितना हजार देना पड़ा दीपराज राणा को? 44,000 रुपए। गवर्नमेंट कहती है सुनो, वैसे इंटरेस्ट जो है एग्जाम है। ठीक है, और वो जो एडिशनल कंसिडरेशन वाला था वो टैक्सेबल था। गवर्नमेंट, अब हम बोलेंगे कि भैया देखो ये तो इंटरेस्ट है, ये तो एग्जाम है, आगे पढ़ेंगे एग्जाम वाला चैप्टर। गवर्नमेंट बोले ना, ये एग्जाम नहीं है, ये तो भैया कंसिडरेशन का ही पार्ट है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि तुम ही दे रहे हो, और ये तो क्या है तुम्हारे, तुम किस्तों में पेमेंट ले रहे हो, ये तुम्हारा एडिशनल कंसिडरेशन हो गया। हालांकि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाओगे उस पर भी टैक्स लगाना, पर इस पे तो जरूर लगाना। ये 44,000 क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या रहेगी? 44,000 का। एक ही बंदा माल बेच रहा था, एक ही बंदा वो वाली फैसिलिटी भी दे रहा था। ठीक है, ईएमआई वाली, तो ये वाला इंटरेस्ट तो हो गया टैक्सेबल। अब दूसरे केस में आता है, वही दीपराज को क्या करना था? मोबाइल लेना था। बेच कौन रहा है? देवांशु। यहाँ पिक्चर में आता है अनुज। ठीक है, इसने बोला मोबाइल कितने का? 40,000 रुपए का। ठीक है, इसने क्या किया, अनुज ने इसको लोन दे दिया। अनुज ने क्या कर दिया, इसको लोन दे दिया। उसके ऊपर सपोज करो
इसको 40,000 का लोन दे दिया, बोला 11,000 रुपये महीना मुझे देता रहिए, इसको देने पड़ेंगे 44,000 रुपये, इंटरेस्ट कितना हो गया 4,000 रुपये, और वो 40,000 रुपये इसने इसको दे दिए। अब गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अब तुमने बढ़िया काम किया है, ठीक है, तो अब ये जो 4,000 रुपये है वो एग्जाम्प्ट है, वो क्या है एग्जाम्प्ट है। अब इस 4,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो तुमने यहाँ से लिया है, यहाँ से तुमने लोन ही लिया था, तो लोन अगर दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है तो वो क्या है एग्जाम्प्ट। क्लियर, वो क्या है एग्जाम्प्ट है। पर अगर एक ही बंदे से सामान भी लिया और उसने तुम्हें लोन की फैसिलिटी दे दी तो नहीं चलेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इतने बड़े आदमी की सामान भी बेच रहे हो, टैक्स लोन की वो भी दे रहे हो। ऐसा आपने देखा होगा ना, आप जैसे आप कभी गाड़ी के शोरूम में जाओगे या किसी मोबाइल स्टोर पे चले जाओ, वहां पे बैठे रहते हैं ना लोन देने वाले, फलाना बैंक से फलाना बैंक से फलाना बैंक से, है ना, है कि नहीं है। तो वो क्या है, वो तो आप लोन ले रहे हो किसी बैंक से, गाड़ी ले रहे हो किसी अलग शोरूम वाले से, तो वहां पे जो इंटरेस्ट रहता है वो एग्जाम्प्ट रहता है। तो यही चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई की है कि भैया देखो, ये अगर ऐसी सिचुएशन है तो कब उस पर टैक्स लगेगा और कब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, इतना समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। यानी मुझे लगता है कि 15 सेक्शन 15 तुम्हें पूरा समझ आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत है तो, नहीं तो किसी और को बता देना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देखो नीचे जरा, क्या कहता है, B&W प्राइवेट लिमिटेड has provided the following particular related goods sold by it to C प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, मतलब इसमें अभी टैक्स भी कुछ नहीं लगा और डिस्काउंट भी कुछ नहीं है, कितना है 50,000 रुपए। टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ दिस ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 5,000 रुपए, एमसीडी का भी टैक्स लग गया। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द अबव, मतलब ऊपर पैकिंग चार्जेस नहीं इंक्लूड है तो वो अलग से है कितने 1,000 रुपए। अब कहता है कि B&W received 2,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, कहां से एनजीओ से, एनजीओ से, ठीक है, ऑन सेल ऑफ सच गुड्स द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी। B&W offered 2% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice for the goods, ठीक है। Determine the value of taxable supply made by the B&W Private Limited and also amount of GST payable if the rate of 10% SGST और 10% CGST। निकालो जरा, निकालो यार। देखो लिस्ट प्राइस पहले कितना बोला, मन नहीं कर रहा क्या, लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 रुपए। टैक्स किसने लगाया है, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लगाया है कितना 5,000 रुपए। अच्छा पैकिंग चार्जेस कितने हैं, कितने हैं 1,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट को मिला था एनजीओ से, कितना मिला था 2,000 रुपए, कहां से मिला था एनजीओ से मिला था। तो पहले तो ये बताओ ये एनजीओ से मिला है, क्या ये ऐड होगा कि नहीं होगा, पहले तो पर्टिकुलर लिखा है ठीक है। हाँ एनजीओ से मिला है, ऐड होगा, कहां से मिलता कि हम ऐड नहीं करते, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, तब होना नहीं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा अब उसने क्या बोला था, डिस्काउंट भी दिया है, कितना दिया है 2% डिस्काउंट दिया, वेरी गुड। तो 2% डिस्काउंट किस पे दिया है उसने, लिस्ट प्राइस पे दिया है, तो लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 रुपए, ठीक है। तो देखो अब इसमें लिस्ट प्राइस तो है ही है, म्युनिसिपल अथॉरिटी वालों ने कोई टैक्स लगाया वो भी ऐड होगा ही होगा, ठीक है, सीधी सी बात है।
और पैकिंग चार्जेस भी ऐड होंगे ही होंगे। सब्सिडी जो गवर्नमेंट से आई है, सब्सिडी के लिए क्या लिखा था उन्होंने, देखो 2000 as a subsidy from NGO of sale of such goods. The price of 50,000 of the goods is after considering the subsidy. मतलब सब्सिडी काटने के बाद कितना है, 50,000 रुपए। तो यानी ये भी क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है टोटल, 58,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें लेस क्या करेंगे, बोला डिस्काउंट उसी टाइम उसने माइनस कर दिया, कितना परसेंट, 2%। किसका, लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000 रुपए। तो 1,000 रुपए ये हो जाएगा, बन गया 57,000 रुपए। 57,000 रुपए कितना टैक्स है, 10%, 10%। तो 5700 SGST और 5700 CGST, यही बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब 50,000 का 2% 1,000 बनेगा। हाँ, समझ में आया। अरे नहीं आया तो ना बोलो यार, तो बोलो सही। वेरी गुड। देखो कभी कभी आने वाले को समझ में आना तो बढ़िया लड़का वैसे, आना बढ़िया है, आना यार। ठीक है, समझ आ गया। तो आज इतना बहुत है मेरे हिसाब से। कल आप इसको ध्यान से पढ़ के आएंगे, बढ़िया से पढ़ के आएंगे। इसमें अगर आप बोलो तो एक बार हम रिपीट कर लें, क्विक करें। ठीक है, मैं भी पूछता हूँ, तुम भी बताओ। ठीक है, मैं पूछता हूँ, तुम बताओ। बताओ, सेक्शन 15 ब्रैकेट 2 क्लॉज ए क्या बोलता था कि कोई आपने क्या किया है, टैक्स अगर लगा है उसमें, जैसे इसने क्या कहता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कोई टैक्स लगाया था, तो उसे हम कहाँ ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बी पॉइंट किस चीज की बात कर रहा था, कि अगर आपने कोई लाइबिलिटी पे की है, ठीक है, डिस्चार्ज की है कोई लाइबिलिटी, किसकी, जिसने ठीक है, इसने किया था सप्लायर की, अगर कोई लाइबिलिटी रिसिपेंट ने अगर डिस्चार्ज की है, तो क्या करना पड़ेगा, वो भी ऐड करना पड़ेगा। सी पॉइंट क्या बोल रहा था, कि अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपने सप्लाई से पहले उस पर हुए हैं, तो वो भी क्या करना पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपने वेट करवाया था, ये चेक करवाई थी, पैकिंग मटेरियल थोड़ा बढ़िया लगवाया था, पैकिंग थोड़ा अपने हिसाब से करवाई थी, ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा था, इंटरेस्ट की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, इंटरेस्ट की बात कर रहा था। अगर कोई डिले होता है पेमेंट, कोई फी लगती है, कोई इंटरेस्ट लगता है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा था, सब्सिडी की बात कर रहा था। अगर सब्सिडी कहाँ से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, तो वो सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। अगर सप्लाई आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, तो फिर वो ऐड हो जाए। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में हमने क्या कहा, देखो अगर सप्लाई के टाइम पर ही आपने डिस्काउंट दे दिया, इनवॉइस में माइनस कर दिया, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सप्लाई के बाद डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पहले तो आपका क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट बना होना चाहिए। दूसरा, आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, आपकी आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाएगी, और सामने वाले ने जो इनपुट लिया है वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा उतने पार्ट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा, मतलब कहने का मतलब ये गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, जितने पेमेंट करोगे उतने का ही आईटी से मिलेगा बाद में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया था टीसीएस के लिए, कि टीसीएस को आप ऐड मत करना। क्यों क्लैरिफिकेशन आया, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि सारे टैक्सेस आपको ऐड करना है, तो टीसीएस भी ऐड करना बन जाता वैसे, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई साहब इसको मत करना। ठीक है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन किसके लिए आया, पैनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, बोला अगर एक ही बंदा सामान भी दे रहा है और ईएमआई की फैसिलिटी भी दे रहा है, तो भैया टैक्स लगाओ सारे पे। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया, तुम्हारे लिए एडिशनल कंसिडरेशन हो गया। और अगर मैंने लोन कहीं और से लिया है, सामान कहीं और से लिया है, तो जो मैंने उससे लोन लिया है वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर, इतनी ही चीजें हमने पढ़ी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा। एक हमने क्वेश्चन किया, बस बात खत्म हो जाती है। ओके, तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।